अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डान के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इफ्तिखार शिराजी। जनूबी एशिया के दो मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो जंगें भी लड़ चुके हैं, एक बार फिर कशीदगी अरूज पे नहीं है तो कुछ कम भी नहीं है। और एटमी ताकत के हामिल ये मुल्क अगर आपस में एक कशीदा ताल्लुकात रखते हैं तो न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात इससे मुतासर होते हैं बल्कि पूरा ख़ित्ता इससे मुतासर होने के खदशात बढ़ जाते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कब ठीक होंगे और इस खित्ते में रहने वाले 1.5 से 2.25 अरब लोगों को कब अमन और खुशहाली नसीब होगी, इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इस वक्त भारत में जो एक इंतहा पसंदाना सोच सर नज़र आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये अमूमी तौर पर भारत की नुमाइंदगी करती है या मखसूस ग्रोह है जो ख़ास मकासद हासिल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर रहा है और वहाँ पर किस तरह का अपना फेस दिखा रहा है? खुसूसन इसका जवाब मैं समझता हूँ कि बिहार में जो इंतखाब हुए उसकी जो नताइज हैं वो वाज़े करते हैं कि ये हिंदुस्तान की, ये भारत की सोच नहीं है। ये कुछ लोग हैं और एक सियासी माहौल ऐसा बना था कि तब्दीली की लोगों को ख्वाहिश थी और तब्दीली में की ख्वाहिश के पीछे छुपकर कहीं ना कहीं ये इस किस्म के जो लोग थे वो भी अंदर दाखिल हो गए और उनको खैर इस बात का एहसास अब हो रहा होगा कि वो अगर ये समझे थे इंतखाब का जो नतीजे आए थे उसको ये समझे थे कि हिंदुस्तान ने अपना रवैया और अपनी सोच में एक तब्दीली, एक मुकम्मल तब्दीली का इरादा किया है, तो शायद उनको अब इसका एहसास हो रहा कि ये सही नहीं है। और जो लोग मायूस थे, सेकुलर मिजाज के जो लोग मायूस थे और जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे ट्रेडिशन से रहा है जिसको बड़े फ़ख्र से हम हिंदुस्तान का ट्रेडिशन मानते हैं, उनमें एक बार फिर एक क़ुव्वत आई है और उनका जज्बा एक बार फिर बढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-4 साल में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हिंदुस्तान सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। आपके ख्याल में क्या ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही? क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर अदीब हों या फ़नकार हों, उन्होंने तो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। कुछ लोगों ने अवार्ड्स वापस किए, मीडिया पे उन्होंने स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दिए सारे जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। बट हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इस तरह का कोई स्ट्रांग रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा इस माहौल की वजह से लोग थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं एक बहुत अच्छी बात इसलिए नाकार दी जाए कि इसको कोई सियासी आदमी कह रहा है। तो कब सियासी लोग, सियासी जमातें और सियासी पार्टीज़ कब इसको एक सही जामा पहनाकर लोगों के सामने पेश करेंगी, इसमें मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। वो खौफ इंतहा पसंदों की तरफ से है कि वो इसको खौफ, देखिए उनसे कोई डरता नहीं है, इंतहा पसंद लोगों से कोई डरता नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अक्सर आवाम मासूम होती है और उसको वर्गलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है और ऐसा हुआ है। पिछले जो इंतखाब हुए 2014 के, उसमें ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए ये इशू टैक्टिकल है कि किस वक्त किसको क्या बोलना चाहिए। और जब इंटेलेक्चुअल्स की जमात इस वक्त दबाव डाल रही है हुकूमत पर, तो उसको हम कहीं फीका ना कर दें, इसलिए हम लोग थोड़ा एहतियात करते हैं। इस सारे मामले को लेकर आप क्या समझते हैं कि विद इन इंडिया मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी कहाँ पे खड़ी इस वक्त? और अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें तो खुद इंडिया के फेस को कोई नुकसान पहुँच रहा है आपके ख्याल में जो सब कुछ हो रहा है वहाँ पे? यकीनन पहुँच रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन अभी मैं इस बात को वाज़ेह कर दूँ कि इस वक्त कोई ये माने कि हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है और जो उनको सपोर्ट मिला है अवाम का, वो बहुत हद तक कम हो गया है, ये सही नहीं है। हाँ, लोग अब थोड़ा सा सवालिया निशान लगा रहे हैं और जाहिर है जिन लोगों ने अभी 1 साल पहले इतने जज्बे के साथ इस हुकूमत को सपोर्ट किया था, उनको भी इस बात की परेशानी है, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस है कि अब हम कैसे ये कह दें कि हम इतने गलत थे।
लेकिन लगातार हर दिन हर हफ्ते मुझे लगता है कि आवाम का रुख बदलता जा रहा है और यकीनन बिहार के जो नताइज हैं वो सबके सामने लोगों को गलती का एहसास आपके ख्याल में हो रहा है? एहसास हो रहा है, लेकिन अभी वो ये चाहते हैं कि हमको अगर गलती का एहसास है तो हमको इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो कैसा मिलेगा, इसके बजाय हमको कैसी हुकूमत मिलेगी, क्या फिर मिलीजुली मिलेगी या कांग्रेस वापस लौट के आ सकती है। कांग्रेस से क्या मायूसी है लोगों को? एक बड़ी जमात है जिसको एक यूनाइटेड इंडिया की एक रिप्रेजेंटेटिव जमात कहा जाता है, बट उससे इतनी मायूसी क्यों हो गई? कांग्रेस से मायूसी दो वजह से हुई। एक क्या है कि इतने वसी एक मुल्क में और अब मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से लोगों को की जानकारी में बहुत बड़ी है और लोगों की तवक्कुआत बहुत बड़ी हैं, और आप एक की तवक्को पूरी करें तो दूसरे को शिकायत होती है, उसकी तरफ अपना रुझान बनाएं तो तीसरे को शिकायत होती है। तो जो एक बैलेंस बनाने की बात होती है कि सबको बराबर की नज़र से देखें लेकिन सबको बराबर का हिस्सा भी मिल सके, कांग्रेस वो नहीं कर पाई आपके ख्याल में? वो किसी भी हो, आज की हुकूमत को भी ये एक मसला है। तो इसमें आवाम को एजुकेट करने की, मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कम्युनिकेशन पे होता है। हमारा जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, हमारे नाकामयाबी का सबब था वो हमारी कम्युनिकेशन पॉलिसी जो थी वो हमारी कमज़ोर पड़ी, और उसके एवज़ में मोदी साहब की जो कम्युनिकेशन पॉलिसी कम से कम उस वक्त की वो बहुत कामयाब इफेक्टिव थी। आज उनको वही मसला उनके सामने भी आ रहा है। आज ये सवाल नहीं हिंदुस्तान में वो उठा सकते हैं कि हिंदू क्या चाहता है, मुसलमान क्या चाहता है, इसलिए कि बहुत सारे हिंदू हिंदुस्तान में आज इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसका कोई ताल्लुक मुसलमान से नहीं है। आपके ख्याल में जो मोदी सरकार है, क्या वो इस इंतहा पसंद सोच को सपोर्ट करती है कि नहीं? देखिए, अगर सपोर्ट नहीं करती है तो ये इंतहा पसंद सोच इतनी बढ़ क्यों रही है? क्यों खुलेआम दिल्ली से 50 किलोमीटर पर किसी शख्स को सिर्फ इसलिए मार देता है, एक गुंडों का एक झुंड घुसकर उनको मार देता है इसलिए कि उसकी फ्रिज में गोश्त है, और बाद में ये पता चलता है कि वो गोश्त बीफ नहीं था, वो गाय का गोश्त नहीं था। कोई सड़क चलते हुए एक ट्रक ड्राइवर को उतार के उसको मार देता है। ये सब हो रहा है। तो आपके ख्याल में हुकूमत की सरपरस्ती है, आप समझते हैं? मैं ये मानता हूँ कि एक वो शेर है, और मैं अक्सर लोगों से कोई शेर सुनाता हूँ कि तू इधर उधर के ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जो हुकूमत में है, जो इख्तिदार में है, आज ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ रुके, और अगर किसी वजह से बावजूद उसके कि वो रोकना चाहता है ऐसी चीज़ होती है तो कम से कम हमको ये तो दिखना चाहिए कि सख्त कार्रवाई हुई है। अभी तो सख्त कार्रवाई भी नहीं दिखती है। तो आपके ख्याल में सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी सरकार कैसे? यकीनन सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी अपनी हुकूमत में और उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, एक और हमने देखा कि जब मोदी सरकार आई इक़्तिदार में, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में रवैया बड़ा सख्त हो चुका है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। क्या इसके पीछे क्या आप समझते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए कि मोदी साहब को एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है। शायद बिहार में पहली दफ़ा उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 20 साल से, जब से वो वज़ीर आला बने गुजरात के, तब से आज तक उन्होंने कभी शिकस्त नहीं देखी, और ना ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी किसी से बात की जिसको अपने बराबर का समझ के उन्होंने बात की। हमेशा उन्होंने ये माना है कि वो औरों से कुछ ऊपर हैं, कुछ ऊंचे हैं, और इसीलिए उनको मसला होता है जब वो और ममालिक से आमने सामने की बात करते हैं, और उनका अगर ये उनको तवक्को है कि दूसरा मुल्क दब के बात करेगा तो वही मामला गड़बड़ा जाता है। मुल्क बड़ा हो या छोटा हो, एक छोटा सा भी जजीरा
का जजीरे का मुल्क हो, वो भी जब आपसे बात करता है तो वो बराबर ही बात करता है। हर एक को अंदाज़ा है कि किसकी इकॉनमी कितनी मजबूत है और किसके पास कितने असलाह हैं और कौन क्या कर सकता है, हर एक को अंदाज़ा होता है। लेकिन आप किसी से डर के तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि आप जिस मुल्क की का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप उस मुल्क की इज्जत को सामने लेकर बात तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मामले में वो चाहते हैं कि नीचे रह के पाकिस्तान की बात करें? तो मुझे खदशा इस बात का है और मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, और मुझे ये भी मालूम है कि आपके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और कई बार उन्होंने इस बात को वाज़े किया। लेकिन हमने शायद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हाथ इतने मजबूत नहीं किए जितने हमको करने चाहिए थे। भारत की आप बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहा हूँ कि हमने उनके हाथ इतने मजबूत नहीं करे ताकि वो यहाँ पर अपने मुल्क में वो जो करना चाहते थे उस बात को यहाँ लोगों से मनवा सकते। और इसलिए अब हुआ ये है कि इसको एक फेल्ड अपॉर्चुनिटी कहें, एक खोया हुआ एक मौका। लेकिन ये सलमान साहब, फेल अपॉर्चुनिटी तो बड़ी डिजास्टर्स हो सकती है। दोनों मुल्क एटमी ताकत के हामिल हैं, फिर बार बार बात होती है कि अगर हॉस्टिलिटी बढ़ती जाएगी तो इसका अल्टीमेट क्या एंड होगा? यकीनन फिर वॉर की तरफ जाएंगे। देखिए, तो लगता है कि अगर इस तरह का एटीट्यूड अपनाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, तो फिर अगेन भारत के अंदर वो लोग जो पीस चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, वो लोग खामोशी सब तमाशा क्यों देख रहे हैं? तमाशा नहीं देख रहे हैं। इसको बहुत एक बात होती है कि लोग कहते हैं कि कोई नई हुकूमत बनी है तो उनको एक मौका दे दीजिए। जब सार्क के सारे ममालिक के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे, उनको दावतनामा दिया था मोदी साहब ने अपने उस पर ओथ सेरेमनी पर, तो हम लोगों को इस बात का उस वक्त थोड़ा सा हमको रिजर्वेशन था कि सिर्फ बुलाना काफ़ी नहीं है, हमारी नीयत जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और बुलाने के बाद बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, और उसके बाद जो हमने जिस तरह से डील किया उसमें हम जहाँ थे वहाँ से पीछे फिसल गए। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, और उसकी एक ही वजह है, और वो वजह यह है कि कोई मुल्क, हम कितने ही मजबूत क्यों ना हो और हमारी बात कितनी भी जायज़ क्यों ना हो, हम एक तरफा बात करके और एक तरफा अंजाम की तवक्को करके हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। किसी भी गुफ्तगू में और किसी भी डायलॉग में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये मोदी साहब इस बात को नहीं समझते हैं। आज मैं अपने लेक्चर में, जो जिन्ना इंस्टीट्यूट में मेरा लेक्चर है, वहाँ मैं इसी बात को कहूँगा कि कोई भी ये समझे कि हम अपनी बात 100% मनवा सकते हैं या हम 100% अपनी बात से ही शुरू करेंगे तो यकीनन बातचीत कहीं पहुंचती नहीं। तो सलमान साहब, अगर ये हुकूमत 5 साल रहती है वहाँ पे, तो आप भारत का मुस्तकबिल और खित्ते का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? अगर इस सोच के साथ, इस पॉलिसी के साथ मोदी सरकार बढ़ती है तो? अभी तो देखिए, हम लोगों की जो आप सेकुलर अलायंस जिसको लोग कहते हैं आज हिंदुस्तान में, उनकी मेजॉरिटी अपर हाउस में है। तो इनको इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी में ये ढाल दें, इतना आसान नहीं है। और इनको उम्मीद थी कि हमको बिहार से कुछ और एमपीज़ अपर हाउस में मिल जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। बिहार में बहुत सारे एमपीज़ बिहार से अब आएंगे जो जेडीयू के होंगे, सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी के होंगे, आरजेडी के होंगे। इसी तरह से और दूसरे जो स्टेट्स हैं, वहाँ उन सूबों में जब जैसे जैसे इलेक्शन होते हैं, अगर हम ऐसे की उम्मीद है हम जीतते चले जाएंगे, तो यकीनन ये जो अगर इनका ये रवैया रहेगा और ये इनकी मंशा रहेगी कि ये इस किस्म की चीज़ हमारे और दूसरे मुल्कों के बीच में करें, तो यकीनन वो कामयाब नहीं होगा और ना हम होने देंगे। आप क्या समझते हैं? एक तो ये है कि क्या खुद कांग्रेस अपनी जगह पे और बीजेपी से पहले भी इक़्तिदार में रही, हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग बड़े आगे बढ़ गए थे, तो क्या सलमान साहब, कश्मीर अब भी इंडिया में माना जाता है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको रिजॉल्व होना चाहिए? देखिए, ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि हम हालांकि जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब हम लोगों की गुफ्तगू होती है, तो यकीनन ये मान के होती है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। हालांकि जो हमारी पोजीशन है वो ये है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब आप डिस्प्यूट खड़ी करते हैं तो इस पर गुफ्तगू करनी पड़ती है, लेकिन हम तो यूएन के रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। यूएन के रेजोल्यूशन ज़रूर आप करते हैं, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन एक टेक्निकल बात हो गई, उसका हमारे पास एक टेक्निकल जवाब है।
मैं एक बुनियादी बात पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी उस वक्त के हालात और आज के हालात में बहुत मुख्तलिफ फ़र्क आ चुका है। और जब पाकिस्तान बना था तो एक तसव्वुर से पाकिस्तान बना था, और जब हिंदुस्तान बना था तो एक तसव्वुर से बना था। हिंदुस्तान का तसव्वुर और पाकिस्तान का तसव्वुर मुख्तलिफ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, ये मानकर कि मुसलमान अलग लोग अलग हैं और ये कौम अलग है और इसके लिए इस कौम का एक अलग मुल्क होना चाहिए। हमने इसको नकारा, हमने इस बात को नहीं माना और हमने कहा कि नहीं, सब लोग मिलकर अभी भी रह सकते हैं। बावजूद उसके बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग मिलकर रह सकते हैं। मैं कल फिगर्स देख रहा था, एक जगह फिगर्स दुनिया भर के जो मुसलमानों की पॉपुलेशन के फिगर्स हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ करोड़ हमसे ज़्यादा हैं मुसलमान पाकिस्तान में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम एक आध करोड़ आपसे ज़्यादा हैं मुसलमान पाकिस्तान से। लेकिन 2050 में हम आपसे भी ज़्यादा होंगे और इंडोनेशिया भी ज़्यादा होंगे। अगर ये आज की हकीकत है तो आज की हकीकत में अगर हम एक नए नज़रिए से देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजूद को, तो कहीं ना कहीं एक दोनों के लिए फ़ायदे की बात निकल सकती है। और बल्कि आपको, अगर आसान नहीं है, लेकिन आप अगर इस हकीकत को मान लेंगे तो मुमकिन है कि कश्मीर से जो तवक्को आप लोगों को थी उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को दोनों हाथ में लड्डू मिले। लेकिन वो गुत्थी सुलझ नहीं रही ना सलमान साहब। आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, यकीनी तौर पे आपने भी पॉसिबल सोल्यूशन के ऊपर थिंक ओवर किया होगा। तो क्या लगता है कि वो क्या पॉसिबल सोल्यूशन है कि जिससे इस खित्ते में अमन भी आ जाए और इतना बड़ा डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाए? मैं आज ये कहने जा रहा हूँ कि हम लोग सीखें बहुत सारे वो मसाइल जो दुनिया में लगते थे कि हल नहीं होंगे लेकिन हो गए, चाहे वो आयरलैंड का मसला रहा हो, जर्मनी के 2 हिस्से रहे हों, वियतनाम के दो हिस्से रहे हों। बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो दुनिया समझती थी कि हल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हुए जी। और अगर वो हुए तो हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो सकते हैं? हांगकांग का मसला हल हो गया, ताइवान के मसले पर भी खूब बातचीत। लेकिन हमें क्यों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा सर? हम यही जानना चाहते हैं। हमें क्यों का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा कि आपकी जो अवामी सियासत है, यहाँ जमहूरी सियासत है आपकी और हमारी जो जमहूरी सियासत है, वो सारी एक ऐसी बुनियाद पे टिके हैं जिस बुनियाद में हर दफ़ा जब इलेक्शन आता है तो इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। ये हमारे लिए एक बड़ी दुश्वार बात है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2013 का इलेक्शन और जो उससे पहले 2008 का, कभी भी उसके कश्मीर कभी भी लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे कभी भी नहीं रहा। इस बुनियाद पे कभी भी वोट नहीं मांगा गया। तो कम से कम 2 इलेक्शन तो ऐसे हैं कि जिसमें कभी ऐसी बात नहीं, इलेक्शन में नहीं मांगा गया। हमारे यहाँ भी इलेक्शन में अक्सर नहीं माना जाता, इसलिए कि आप चेन्नई जाके, मद्रास जाकर, बम्बई जाकर कश्मीर की बात करेंगे, किसी को दिलचस्पी नहीं है। किसको दिलचस्पी होगी कश्मीर की बात में? चेन्नई में और बेंगलोर में और उड़ीसा में किसी को दिलचस्पी नहीं है। इलेक्शंस में ये बात नहीं कही जाती, लेकिन इलेक्शन की तैयारी में जो माहौल बनाया जाता है तब ये बातें कही जाती हैं। और वो आपके यहाँ भी हो रहा है। आपके यहाँ भी इलेक्शन में नहीं कहा गया, बल्कि इलेक्शन में अगर कुछ कहा गया तो ये इशारा दिया नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने ये इशारा दिया कि हम अब हिंदुस्तान से नए सिरे से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि हम कश्मीर को अब हमेशा फॉरेन पॉलिसी के हद तक तो जरूर हम उसको रखते हैं अपने टॉप पे, वो होना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कश्मीर कहीं ना कहीं जाकर एक गले की हड्डी बन जाता है। जब भी हम हालात बेहतर करने की बात करते हैं तो वो गले की हड्डी बन जाता है। लेकिन हमने और पाकिस्तान ने दोनों ने ये तय किया था कि कश्मीर को एक अलग रखकर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हल हो सकते हैं। बहुत सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और मुमकिन है कि अगर वो सब हो जाए तो कश्मीर का भी हल निकले। लेकिन टेन्योर कांग्रेस से गुजरे उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बल्कि मनमोहन जी को तो बार बार दावत दी कि पाकिस्तान आने की, वो भी नहीं आए। मानता हूँ, और यही मसला है। आप अगर हमारी तारीख देखें, आपकी और हमारी तारीख देखें, जब फौज यहाँ पर हावी होती है, जब फौज की यहाँ हुकूमत होती है तो आप हमसे बात करते हैं।
जब हमारे यहाँ बीजेपी की हुकूमत होती है तो हम आपसे बात करते हैं, और जब फौज की हुकूमत ना हो तो आपके वजीर आजम को बात नहीं करने देते हैं, और हमारे यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं होती तो वो हमको बात नहीं करने देते हैं। आपको बात करने से कौन रोकता है सर, ये बताइए। नहीं, आप ये देखिए ना, हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट। लेकिन अगेन एक जो विश और विल नजर आनी चाहिए वो भी तो नजर नहीं आ रही थी। विश्व विल तो थी। आप देखिए ना, शर्म एल शेख में हमारे वजीर आजम बढ़कर आपकी कुछ ऐसी आपकी ख्वाहिशें थी जिस पर उन्होंने थोड़ा सा अपना रुख जो है वो बदला, और उस पर जाके हिंदुस्तान में हंगामा हुआ। जब भी कोई हादसा बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ, हमने कोशिश ये करी कि उसको हम दबाएं, वो फिर आके वहाँ हंगामा हुआ। आपके वजीर आज़म आए और उन्होंने सिर्फ क्या किया, हमारे यहाँ इतना ही किया कि वो हुर्रियत से नहीं मिले, इतना ही किया, या ऊफा में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम टेररिज्म पे बात कर लेंगे, तो उस पर यहाँ हंगामा हुआ, हमारे यहाँ उस पर तालियां बजी, उस पर जश्न मना। ये जो मीडिया हर चीज़ को इतना बढ़ा देता है और जिससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं आवाम में, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से बात करने में कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो हम सवालिया निशान नहीं लगाते, क्योंकि हम नहीं लगा सकते, हमको नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हम नहीं लगाते। तो ये हमारे अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और हम दोनों के जो बायलैटरल हमारी पॉलिटिक्स है, दोनों में कुछ हमको दूर की नज़र से देखकर, स्टेट्समैन की पोजीशन लेकर, और अगर हम लोग अपने इलेक्शन हार भी जाएं तब भी हमें कुछ करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कई पीढ़ियों तक हम लोगों को लोग दुआ देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, आपने मीडिया का जिक्र किया कि शायद मीडिया हाइप क्रिएट कर देते, तो मीडिया रुकावट सबसे बड़ी है, या दोनों तरफ से दोनों देशों की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत बड़ा हर्डल है दोनों देशों के दरमियान? देखिए, सच्चाई ये है, और इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो सियासत का ढांचा है, उसमें तारीखी वजहें हैं जिससे यहाँ की जो मिलिट्री है उसको ख़ास दखल यहाँ के निज़ाम में रहा है। हमारे यहाँ मिलिट्री को उतना दखल नहीं है, लेकिन ये कह देना कि मिलिट्री की तवक्कुआत जो हैं उनका हम पर कोई असर नहीं होता, वो भी गलत होगा सरासर। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा बढ़ी है और हमारी डेमोक्रेसी को ज़्यादा मौका मिला है मजबूत होने के लिए, और इसलिए मिलिट्री को उतना मौका नहीं मिला हमारे यहाँ जितना। लेकिन तब अगेन आपको रोकते तवक्कुआत वो क्या है? अगर इंडियन मिलिट्री तवक्कुआत है पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना या नहीं, स्टेटस को मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी मिलिट्री लड़ना चाहती है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारी मिलिट्री पाकिस्तान से लड़ना चाहती है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान से लड़कर क्या मिलेगा? ज़मीन मिलती है, वो हमको वापस करनी पड़ती है, जो जान जाती है वो हमको वापस मिलती नहीं है। तो पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान हो या चीन हो, सिर्फ फ़ौज को इतना उससे फ़ायदा होता है कि फ़ौज को पैसा ज़्यादा मिल जाता है। वो भी आपके यहाँ भी मसला वही है कि अगर हिंदुस्तान का खौफ ना दिखाएं तो पैसा क्यों मिलेगा फ़ौज को? आपके यहाँ तो दो तरफ का मसला यहाँ का है, अफ़गानिस्तान की तरफ का है और हिंदुस्तान की तरफ का है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ का है और चाइना की तरफ का है। लेकिन हम जानते हैं कि चाइना और हम में बहुत फ़र्क है, तो वहाँ थोड़ा बहुत हम तवज्जो देते हैं चीन के हालात को, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देते हैं पाकिस्तान को। हालांकि हमको पाकिस्तान से कहीं कम डर होगा अगर आप यहाँ की तैयारी की बात करें कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एज कम्पेयर टू चीन, हमारा एज कम्पेयर टू चीन। लेकिन जब भी बात होती है तो हम आपकी बात करते हैं। पाकिस्तान फौज की साइकी को आप कैसे देखते हैं? ये क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, या ये अगेन जंग की तरफ जाने को तरजीह देती है और स्टेटस को बरकरार रखने की बात करती है? जैसे हिंदुस्तान के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करेगी वो हिंदुस्तान के समाज और जो उसकी हकीकत है उस पर डिपेंड करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी वो यहाँ के समाज, सिर्फ फ़ौज पे नहीं, फ़ौज भी यहाँ समाज का एक हिस्सा है, यहाँ के समाज के और यहाँ के माशरे की लेकिन लगता नहीं आपको बड़ा डोमिनेंट रोल है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान के सियासी मामलात हो या पाकिस्तान आर्मी का डोमिनेंट रोल है, लेकिन उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं और वो डोमिनेंट रोल आप ओवरनाइट ख़त्म भी नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जब अप्रूवल रेट फ़ौज का बहुत ऊंचा हो। आपके यहाँ फ़ौज का अप्रूवल रेट बहुत नीचा भी रहा है, आजकल आपके यहाँ अप्रूवल रेट फ़ौज का बहुत ऊंचा है, इसलिए कि फ़ौज ने जो आपके सरहद पर इस वक्त
कारनामे दिखाए हैं और जो आपको एक टेररिज्म का मसला आपके खिलाफ था उस पर जो उन्होंने नकाब डालने की कोशिश की है, तो इसलिए आजकल उनका आपके ख्याल में जनरल राहिल शरीफ बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस एरिया में? यकीनन आपका पूरा मुल्क ये कह रहा है कि वो कमाल उन्होंने दिखाया और ये कोई मामूली काम नहीं है जो उन्होंने करके दिखाया है फाता में। लेकिन ये दूसरी बात है, लेकिन हिंदुस्तान की बात हम सुनना चाहते हैं सर कि हिंदुस्तान क्या कहता है, इसको कैसे किस नज़र से देखता है? नहीं ये आपका अंदरूनी मसला है। लेकिन अगेन सर, एक पड़ोसी मुल्क के नाते अगर यहाँ पे टेररिज्म होता है तो उसको लेके अगर मनमोहन जी यूएन में जाकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, लेकिन आज अगर दहशतगर्दी के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है तो अगेन हम सुनना चाहेंगे कि हिंदुस्तान इसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा? यकीनन हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं हमारी दुश्वारी और आपकी दुश्वारी क्या है कि आप एक ही मर्ज से आप लड़ रहे हैं, एक ही दवा है दोनों के पास, लेकिन एक दूसरे से मशवरा नहीं कर रहे हैं। क्यों? आखिर इसमें तो अगेन सर फिर वही क्यों का जवाब नहीं मिल पाता कि वजूहात क्या हैं? क्या दोनों मुल्कों की सियासतदान इसमें रुकावट है या दोनों मुल्कों की फौज है या कोई फॉरेन एलिमेंट है सर जो हमें रोक रहा है? अगर हम इसमें दिलचस्पी दिखाएं जो आपके यहाँ फाता में हो रहा है उसमें हम दिलचस्पी दिलाएं तो कहा जाएगा कि हिंदुस्तान का दखल है। आप अगर किसी चीज़ में हमारी मदद करना चाहें तो हमारे यहाँ कहा जाएगा पाकिस्तान का दखल है। इसलिए अगर खुलकर पाकिस्तान हमसे कहे कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी हम हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम हल निकाल सकते हैं, और एक ये समझे कि एक रूटीन में बातचीत होती है कि हम टेररिज्म पर भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्या दिल खोल कर हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसको अभी रहने दीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ये पेचीदा मसला है, लेकिन जो पेचीदा मसला नहीं है जिसमें आपको कोई दुश्वारी नहीं और हमें जिसकी तकलीफ है, आइए कम से कम इस पे हम कोऑपरेट करें। अफगानिस्तान में हम क्यों नहीं कोऑपरेट करते हैं? उसमें क्या हो सकती है? एक तो ये बताइए कि अफगानिस्तान के अंदर दोनों देश कैसे मिलकर आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं? जितने अफगानिस्तान में जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम रूस के साथ और हम इंग्लैंड के साथ और हम अमेरिका के साथ करें और हम पाकिस्तान के साथ ना करें तो कितनी बेवकूफ़ी है। उसमें तो कोई मसला नहीं है कि हम और पाकिस्तान मिलकर करें, और बल्कि आसान है कि हमें मालूम होगा पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपका, कांग्रेस इस सिलसिले में कुछ ऐसा करेगी कि ऐवान में बैठ के मोदी सरकार को मजबूर करेगी कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए? हमारी कोशिश ये रहेगी, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि गलतफहमी बड़ी आसानी से पैदा कर दी जाती है, तो इसलिए इसमें समझदारी का रास्ता क्या होगा उस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन यकीनन एक बुनियादी और उसूली बात जो है उस पर हम यकीनन ये कहने को तैयार होंगे कि ये रफ्ता इस तरह से पाकिस्तान से हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं यकीनी तौर पर। उससे पहले वाजपेयी सरकार में कहा जाता था कि आगरा में जाके पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर समेत तमाम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बड़े करीब पहुंच चुके थे। उसके बाद आपकी सरकार आई सर, तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके साथ भी शेयर हुआ कि जिसके अंदर आपको लगा हो कि हाँ बिल्कुल कोई कैसा एग्रीमेंट होने जा रहा था और जो काबिल अमल भी था, और उसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, कुछ तो आपके तब के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद लिखा कि किताब आई, खुर्शीद कसूरी साहब। जी हाँ, और उस किताब पर कितना हंगामा हुआ हिंदुस्तान में वो भी आपने देखा होगा। और हंगामा उन लोगों ने किया जिनको ना उस वक्त के हालात मालूम हैं और जिन्होंने किताब पढ़ी होगी। सिर्फ किताब को देखकर और ऑथर के नाम को देखकर वो हंगामा करते हैं। किताब पढ़ते और उसमें फिर अगर उनको कोई इख्तलाफ होता तो उसका जिक्र करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जी हाँ, ये हमको मालूम है कि बातचीत काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी। मुझे ताज्जुब है कि वहाँ तक बढ़ पाई थी। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ऐसे समझौते पर पाकिस्तान के रहबर जो हैं वो तैयार हो गए थे या हो जाते, मुझे उस पर ताज्जुब है। वो क्या था सर? थोड़ा सा उसको कोई हल्का सा हिंट दे दें कि वो क्या ऐसा समझौता था कि जो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम को तो काबिल कबूल नहीं था, लेकिन वहाँ उस वक्त की हुकूमत ने उसको कबूल कर लिया था। देखिए, जो घूम फिर के बात थी वो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ कंट्रोल की ही थी। आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल को सरहद नहीं मानते हैं और ना ही आप लोग मानते हैं उसको सरहद, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल इफ़ेक्टिवली सरहद बन जाए ताकि ना आपकी पूरी बात हो ना हमारी पूरी बात हो। और जो आज आपको आज़ाद कश्मीर कहना पड़ता है और हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना पड़ता है, कम से कम वो बात कम से कम रुक जाती।
लेकिन ताज्जुब का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, जो आज ज़मीन पर हकीकत है उसी को मान लेने वाली बात है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन जनरल मुशर्रफ इस बात पे राजी हो गए थे कि LOC को परमानेंट बॉर्डर तस्लीम कर लिया मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि वो उस पर राजी हो गए थे, लेकिन यकीनन उस तरफ बढ़ रहे थे, माहौल उस तरफ जा रहा था और अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो गई थी जी। और ये सिर्फ अकेले इतना ही नहीं होता कि बच्चा आप ये मान गए, हम मान गए, अब आप जाइए घर। हम उस पैकेज में और क्या कुछ था? और कुछ पैकेज में और बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन मेरे ख्याल से पहुंच ही नहीं पाए उसको। उस वक्त बीजेपी के अंदर जो लोग थे और उसमें अडवाणी साहब वगैरह सब थे, उन्होंने उसको वहीं पर फिर रोक दिया और फिर बात फिसलती गई, बिगड़ती गई और फिर बिगड़ते बिगड़ते वो सब। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तो तैयार था, बट बीजेपी के अंदर जो हार्डलाइनर्स थे, अडवाणी जी जैसे लोग, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को आगे पाकिस्तान तैयार था कि नहीं, मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि एक तजवीज़ थी। जनरल मुशर्रफ तो बार बार क्लेम करते रहे हैं। नहीं, जनरल मुशर्रफ बार बार क्लेम करते रहे, लेकिन जनरल मुशर्रफ की बात को बहुत गौर से समझना और सुनना चाहिए। जनरल मुशर्रफ बहुत बातें कह देते हैं, कभी वो अमृतसर को दिखाकर ये कहते थे कि मेरा नाश्ता वहाँ होगा, और कभी वो उसामा की बात करते हैं कि उसामा यहाँ थे, मुझे मालूम है। इसलिए जनरल मुशर्रफ एक बहुत यकीनन बहुत गहरे एक सियासतदान हैं, हालांकि फ़ौज से आए हैं लेकिन गहरे सियासतदान हैं। तो वो किस बात को कहाँ नाप तोल कर किस वजह से कहते हैं, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ अल्फाज उनकी पकड़ लेना और कहना कि उन्होंने ऐसा कहा या ऐसा इशारा किया इसलिए उसका ये मतलब था, वो आसान बात नहीं है। अगर आपके ख्याल में एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पे, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के तौर पे, अगर आपसे कहा जाए कि आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने के लिए एक एजेंडा सेट करें, तो आपका एजेंडे के एक ऑर्डर क्या होगा? आप क्या समझेंगे कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ पे जाके ख़त्म करना चाहिए? सबसे पहली बात, बहुत सारी हमारी कोशिश चल रही है। आपके सार का मीडिया का जो ताल्लुक़ है, वो साल में एक दफ़ा आप लोगों की मुलाकात होती है, अच्छी बात होती है, लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं होता, वो पूरे सार का एक वो होता है नज़रिया। तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी आ जाता है, लेकिन उस हद तक नहीं आता है। उसी तरह से वक्तन हमारे यहाँ आपके आर्टिस्ट आते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी रुक जाता है, कभी हॉकी होती है, कभी रुक जाती है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के जो दानिश्वर और हिंदुस्तान के सियासतदान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आए। मुझे आज बड़ा ताज्जुब हुआ, आज मैंने आपका अखबार खोल के देखा, डॉन। वो स्टोरीज़ जो मैं कहीं दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो यहाँ पे लोगों को दिलचस्पी होगी, बिहार के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में और कुछ और हिंदुस्तान में जो हुआ है उसके बारे में, वो बड़ी तफसीली तौर पर यहाँ लोग लिख रहे हैं और उस पर अपनी कमेंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब कम से कम यहाँ के जो दानिश्वर हैं, यहाँ के ओपिनियन मेकर्स हैं, उनमें बहुत गहरी दिलचस्पी हिंदुस्तान के बारे में है। इतना हिंदुस्तान में हम नहीं देखते हैं, हिंदुस्तान में महदूद है। कुछ लोग हैं जिनके पाकिस्तान में ताल्लुकात हैं, वहाँ तक महदूद रहता है, उतना नहीं है जितना कि हमने यहाँ दिखा है। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब मैं अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था, मुझे पाकिस्तान आने का मौका नहीं मिला। कई दफ़ा इरादा हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं नहीं आ पाया। आपकी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो हमेशा सेंट्रल एशिया में हुई, या यूरोप में हुई, या टर्की में हुई, या ईरान में हुई, यहाँ कभी नहीं हुई। और आपकी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो जब मैं नहीं फॉरेन मिनिस्टर था, ना वो फॉरेन मिनिस्टर थे या थी, तब मेरी मुलाकात हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो लोग इक़्तिदार के आसपास हैं, जो वहाँ पर ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनका वहाँ पर एक वजूद है, जिनका लोगों पर असर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यहाँ इंटरेक्शन उनका आपस में हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। आपका चैनल एक हो, पाकिस्तान का चैनल हिंदुस्तान में, एक हमारा चैनल हो यहाँ, जिस पर हम अग्री कर सकते हैं कि उसकी टर्म्स क्या होंगी।
अभी तो एयरलाइन भी नहीं है कोई सीधी कोई फ्लाइट लेकर। ख्याल में पहले इंटरेक्शन लेवल को बढ़ाना चाहिए, इंटरेक्शन लेवल को इतना बढ़ा दें और हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं इंटरेक्शन से कि फिर सारे मसले जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। तो कश्मीर का मुद्दा भी उसमें आपको समझते हैं कि हल हो जाएगा? हो जाएगा, सब हल हो जाएगा। और उस ग्राउंड रियलिटीज क्या कहते हैं कि जो उस तरफ रह गया उस तरफ, जो इस तरफ रह गया इस तरफ? नहीं, वो तो आज की ग्राउंड रियलिटीज हैं, लेकिन आगे क्या होगा आज मैं वो कह दूं तो फिर आप कहेंगे कि बातचीत का कोई फायदा नहीं। फिर जब आप उसी बात पर इसरार कर रहे हैं तो फिर बातचीत का फायदा नहीं। बातचीत होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे सोल्यूशंस लोगों ने निकाले हैं और सोल्यूशंस निकालने के लिए अगर आपका जज्बा है और आपका इंटेंट है तो यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। खुर्शीद साहब, आखिरी सवाल कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का एक सियासी किरदार है, और अगर यहाँ से कंसर्न्स आजकल फिर डिबेट चल रही है कि शायद इदारे अपनी हदूद में रह के काम नहीं कर रहे, तो आपको भी लगता है हिंदुस्तान में बैठ के कि फ़ौज ओवरस्टेप करती है और उन एरियाज़ में जाती है जो उसका एरिया नहीं है? जी हाँ, मुझे कुछ अंदाज़ा है कि ये एक मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन ये आपका अंदरूनी मसला है। इसमें ना हम दखल दे सकते हैं ना हमको देना चाहिए। आपका अंदरूनी मसला है, यहाँ की आवाम का मसला है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, और फ़ौज का मसला है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह से समझते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब आपकी फ़ौज ने ये कहा है कि हम पॉलिटिक्स से, सियासत से दूर रहना चाहते हैं, तब आपकी फ़ौज और बेहतर हुई है, ज़्यादा प्रोफेशनल हुई। और आपके यहाँ ऐसे जनरल्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमको नहीं इसमें दिलचस्पी है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम प्रोफेशनल काम करेंगे। ऐसे जनरल्स आपके यहाँ रहे हैं। जनरल राहेल को आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रोफेशनल हैं या मेरे ख्याल से जो मुझे अंदाज़ा हुआ है वो प्रोफेशनल है, ऐसा मुझे अंदाज़ा हुआ है। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारी और आपकी फ़ौज में जो आपस में ताल्लुकात हैं वो सिफर के बराबर हैं। हमारी और आपकी फ़ौज में भी ताल्लुकात होने चाहिए। जनरल रहील अगर अमेरिका जा सकते हैं अमेरिका की हुकूमत से बात करने के लिए, तो हमारे जनरल आपके जनरल बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं हम एक दूसरे को, जनरल्स हमारे एक दूसरे को, तो क्या ख्याल आपको कि जनरल राहील को हिंदुस्तान भी जाना चाहिए और हिंदुस्तान के जनरल को पाकिस्तान आना चाहिए? क्यों नहीं, यकीनन एक दूसरे से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर दखल फ़ौज का है और फ़ौज की सोच पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, तो क्यों नहीं हम यहाँ की फ़ौज को बेहतर समझें और यहाँ की फ़ौज हमको क्यों ना बेहतर समझे? और क्यों नहीं फ़ौजी लोग जिनकी ट्रेनिंग की बुनियाद हमारी एक सी है, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही फ़ौज के टेम्पलेट्स पर बनाए गए हैं, क्यों ना हम एक दूसरे को बेहतर समझकर मुमकिन है उसमें से कोई रास्ता निकल आए। और इस दौरान कोई डिफेंस पैक्ट हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान? यकीनन हो सकता है, मैं मानता हूं कि हो सकता है। और किसी का ये कहना कि नहीं कैसे होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं मानता हूं कि वो गलत है। यकीनन ऐसा पैक्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब वक्त देने के लिए। शुक्रिया जनाब।